नौजवान एक बहू होती जो कि विधवा हो जाती है। अब उसको जब अकेलापन काटने लगता है तो वो अपने ही ससुर पर मोहित हो जाती है और उसके बाद में ससुर पर ही डोरे डालने लगती है। और उसके बाद में एक दिन वो मार्केट जाती है और शक्तिवर्धक गोली ले आती है और उसको चाय में मिला करके अपने ससुर को पिला देती है और पिलाने के बाद में फिर अपने ससुर के पैर में मालिश करने के बहाने जाती है और मालिश करने लगती है। और उधर जब ससुर को उस गोली का असर होता है तो वो भी अपने आप को काबू नहीं कर पाता और अब वो अपनी बहू के साथ ही छेड़ाखानी करने लगता है। बहू कुछ उसका विरोध करती नहीं है क्योंकि वो तो पहले ही चाहती थी कि मेरा ससुर मुझसे शारीरिक संबंध बनाए, और होता भी यही है। वो ससुर इस कदर फिर शारीरिक संबंध बनाता है कि बहू के भी होश फाँकते हो जाते हैं और लगभग 2 घंटे के बाद थक हार करके ससुर भी अपने बेड पर लेट जाता है। तो दोस्तों, उसके बाद में ये काम रोज चलने लगता है और फिर एक समय ऐसा आता है कि वो बहू अपने ससुर के साथ कुछ ऐसा करती है कि जो भी सुनता है उसके होश उड़ जाते हैं। जानेंगे दोस्तों इस कहानी में, तो उम्मीद करते हैं अंत तक वीडियो में आप जरूर बने रहेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अजय श्रीवास्तव। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आप पूरी सुनेंगे और इस कहानी से आप लोगों को अच्छी सीख मिलेगी। तो चलते हैं, कहानी शुरू करते हैं। दोस्तों, ये कहानी हैदराबाद की है। हैदराबाद में एक परिवार रहता था, उसमें आनंद रहता था और उसके पिता जो होते हैं गंगा सिंह रहते हैं। जो आनंद की माँ थी वो बीमारी के चलते पहले ख़त्म हो चुकी थी, और जो अब आनंद के पिता थे गंगा सिंह, वो अपना बिजनेस करते थे और आनंद पढ़ाई करता था। आनंद धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। अब वो अपने पिता के साथ में बिजनेस में हाथ बटाने लगता है। अब जो आनंद के पिता थे गंगा सिंह, उनको अब अपने बेटे की शादी की चिंता होने लगती है। तो कई जगह अच्छे रिश्ते देखने के लिए वो जाते हैं, लेकिन कहीं तो आनंद के लिए बहू पसंद नहीं आती है उनको, और कहीं बहू पसंद आ जाती है तो बहू को आनंद पसंद नहीं आता है। अजीब और गरीब ये खेल काफ़ी समय तक चलता रहता है। उसके बाद में एक बहू उनको पसंद आती है जिसका नाम कशिश होता है। कशिश जब आनंद से मिलती है तो आनंद को भी पसंद कर लेती है और जो आनंद होता है वो भी कशिश को पसंद कर लेता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो पसंद हो जाते हैं और शादी ये फिक्स हो जाती। लेकिन जो कशिश होती है वो भी पढ़ रही होती है, और वो भी जब उसके पिता उससे कहते हैं कि तुम्हारे लिए रिश्ते वाले आए हैं तो वो अपने पिता से मना कर देती है और कहती है कि मैं अभी ये रिश्ता नहीं करूंगी, मुझे पढ़ लिख कर ऑफिसर बनना है, इसलिए मैं अभी रिश्ता या शादी ये नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन उसके पिता कहते चलो ठीक है, एक बार देख तो लो। जब वो आनंद को देखती है तो वो पसंद कर लेती है और फिर मान जाती है। उसके बाद में आनंद के पिता गंगा सिंह जो होते हैं वो अपनी जेब से कुछ पैसे निकालते हैं और कशिश के हाथ में रख देते हैं। हाथ में रखने के बाद बोलते हैं कि आज से तुम मेरी बहू हो, तुम मेरी बेटी हो। अब ये रिश्ता पक्का हो जाता है और लगभग इसकी तारीख निकाली जाती है। 2 महीने बाद की तारीख निकलती है और धीरे धीरे अब कशिश और आनंद आपस में फोन पे बातें करने लगते हैं और करते करते वो समय भी आ जाता है जब शादी का दिन आता है। अब आनंद के घर पर काफी सारे रिश्तेदार आए हुए थे। आनंद दूल्हा बना हुआ था, सर पे सेहरा था। अब इसकी बारात कशिश के यहाँ जाती है, पूरे रस्मों रिवाज से शादी होती है और कशिश की विदा करा के आनंद अब घर ले आता है। जब वो उसको घर ले आता है तो अब घर पे रस्म रिवाजें होने लगती हैं, और साथ साथ ही जो कि आनंद होता है वो अपने दोस्तों के साथ में बाहर बैठा होता है। तो उसके दोस्त कहते हैं कि चलो भाई, तुम्हारी तो शादी हो गई है, कम से कम पार्टी नहीं दोगे? जो आनंद होता है वो कहता है कि ठीक है, जरूर पार्टी दूंगा। आनंद अपने दोस्तों के साथ में चला जाता है और थोड़ी बहुत शराब पीने लगता है और उन्हें भी पिलाता है, क्योंकि जश्न का ही एक तरह से माहौल होता है। आनंद की शादी हुई थी, खुशी का माहौल होता है। अब आनंद इधर पार्टी करता है और उधर धीरे धीरे शाम हो जाती है। अब जो सुहागरात का कमरा होता है वो सजा दिया जाता है, उसी में कशिश को बिठाल दिया जाता है। अब जो आनंद होता है लगभग रात के 10 बजे के आसपास घर पे आता है। उसके बाद में घर वाले उससे कहते हैं कि जाओ कमरे में, बहू अकेली होगी, डर रही होगी। तो आनंद तो ये चाहता था कि कब ऐसा मौका है जो मैं बहू के पास जाऊं, यानी कि कशिश के पास जाऊं, अपनी पत्नी के पास, लेकिन शर्म की वजह से वो अपने आप तो जा नहीं सकता था।
अब 10:30 बजे के आसपास आनंद अपने रूम में जाता है जहां पर उसकी सुहागरात की तैयारी की हुई थी। कशिश बैठी हुई थी। अब वो जाता है और कशिश से बातें करने लगता है और बातें करने के बाद में फिर वो एक दूसरे से बातें करते करते रोमांस भरी बातें करने लगते हैं और फिर धीरे धीरे सुहागरात मनाने लगते हैं। और सुहागरात इस कदर मनाता है आनंद कि पहली बार में ही कशिश को संतुष्ट कर देता है और उस रात वो कई बार सुहागरात मनाता है, यानी कि शारीरिक संबंध बनाता है और हार तक के वहीं पर गिर जाता है। अब जो कशिश होती है वो आनंद को दिल में बैठ चुकी थी और जो आनंद होता है वो कशिश के दिल में बैठ चुका था, क्योंकि वो एक दूसरे से संतुष्ट हो गए थे, एक दूसरे से खुश हो गए, अब एक दूसरे से प्यार भी करने लग जाते हैं। समय धीरे धीरे गुजरने लगता है। जो आनंद होता है अपने पिताजी के साथ में वही बिजनेस अपने पिताजी का संभाला करता था और जो कशिश थी वो घर पर रहा करती थी, घर के काम काज किया करती थी, खाना बनाया करती थी और ससुर की देखभाली भी किया करती थी, ससुर के पैरों की मालिश वगैरह भी कर दिया करती थी। समय धीरे धीरे गुजरता रहता। कशिश एकदम खुश थी अपनी पति के साथ, क्योंकि औरत को चाहिए क्या, पैसा और प्यार वो दोनों भरपूर मिल रहा था वहां, तो कशिश क्यों ना खुश हो। समय धीरे धीरे गुजरता रहता और गुजरते गुजरते एक समय ऐसा आता है कि आनंद अपने काम से कहीं बाहर गया हुआ होता है और लौटते समय उसका कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जब कार का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको एक व्यक्ति जानता था कि कहता है अरे ये तो गंगा सिंह का ही बेटा है। तो गंगा सिंह को फोन किया जाता है वहां से और कहा जाता है कि आपके बेटे का कार एक्सीडेंट हो गया है, आप फटाफट वहां पर आ जाइए। जो कि आनंद होता है वो मौके पर ही वो खत्म हो जाता है, लेकिन उसके पिताजी को या उसकी बहू को नहीं बताया जाता, बस इतना ही बताया जाता है कि तुम फटाफट आ जाओ। अब कशिश और उसके पिता जो गंगा सिंह होते दोनों मौके पहुंचते हैं तो देखते हैं कि आनंद खत्म हो गया है। अब वहां मौके पर पुलिस भी थी, पुलिस पंचनामा भरती है और पोस्टमार्टम के लिए आनंद की डेड बॉडी ले जाती है। उसके बाद में फिर डेड बॉडी जब पोस्टमार्टम हो जाता तो दे दी जाती है। अब इधर कशिश और उसके पिता मिलकर के उसका अंतिम संस्कार करते हैं। करने के बाद में अब घर में सब सूना सूना होने लगा था, क्योंकि गंगा सिंह का एक ही बेटा था आनंद, वो खत्म हो गया था और जो कशिश थी वो भी अपने पति से ही उसकी रौनक थी। अब उसका पति भी घर पे नहीं था। अब गंगा सिंह होते एक दिन बैठे होते बड़ा उदास और अपनी बहू को बुलाते और कहते हैं कि बहू, मैं तो बड़ा बूढ़ा हो चुका हूँ और घर में मेरा एक ही बेटा था वो खत्म हो गया। अब एक काम करो कि जो मेरा बिजनेस है, तुम पढ़ी लिखी हो, तुम ही संभाल लो। अब कशिश मान जाती है अपने ससुर की बात, क्योंकि आखिर मानती ना तो करती क्या। अब वो जाने लगती है, बिजनेस संभालने लगती है और धीरे धीरे 1-2 महीने में वो सारा बिजनेस समझ जाती है। अब धीरे धीरे समय कटने लगता है और लगभग 6 महीने बीत चुके होते। 6 महीने के अंतर्गत अब कशिश को सब कुछ पता हो चुका था कि मेरे ससुर के पास कितना पैसा है और कितने हर महीने कमाई हो रही है। अब कशिश के मन में एक लालच आ जाता है। कशिश कहती है अगर मैं चाहूं तो यहाँ से छोड़ करके कहीं और जा सकती हूँ और अपनी दूसरी शादी करके दूसरी एक दुनिया फिर से शुरुआत कर सकती हूँ, लेकिन वहां जाने के बाद पता नहीं इतना पैसा इतना धन मिले कि नहीं। कशिश कहती है कि ये सारा इतना पैसा आखिरकार ससुर के बाद होगा तो मेरा ही, अगर मैं यहाँ से चली गई तो ये सब मेरे हाथ से निकल जाएगा। कशिश के अंदर एक लालच सा आने लगता है और कशिश सोचने लगती है कि आखिरकार अब ऐसा क्या किया जाए जिससे ये सारा पैसा मुझे मिल जाए। कशिश जो होती है अब हर रोज यही सब सोचा करती थी और एक दिन उसके मन में ऐसा आता है कि काश ये जो ससुर है मेरी मुट्ठी में आ जाए तो ये सारा पैसा मेरा हो जाएगा। लेकिन इतना आसान भी ये सब नहीं था। अब कशिश एक अपना प्लान बनाती है, साजिश रचती है ससुर को अपने बस में करने के लिए और उसी प्लान के मुताबिक अब वो घर में कुछ खुलकर रहने लग जाती, जैसे कि छोटे छोटे कपड़े पहनने लगती है और उसके बाद में अपने ससुर के आसपास घूमने लगती है। ससुर के सामने कुछ चीजें जानबूझ के गिरा दिया करती थी, जिससे वो जब उठाया करती थी तो उसका सीना ससुर को दिख जाया करता था। अब इस तरह के वो काम करने लगती है और शाम को वो अपने ससुर के पैरों की मालिश तो रोज ही किया करती है। तो जब मालिश करने जाया करती है तो वो छोटे छोटे कपड़े पहनकर जाया करते थे। अब ससुर को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार मेरी बहू क्या चाहती है। ससुर भी समझ जाता है कि लगता है कि जो मेरी बहू है उसको अब अकेलापन सता रहा है और शायद ये कुछ चाहती है, लेकिन वो भी खुल के नहीं कह सकता था, क्योंकि ना ही कशिश ने खुल के कहा था और ना ही उसके ससुर ने ऐसा कुछ कहा था। अब समय धीरे धीरे बीतने लगता है। एक दिन कशिश आते समय दुकान पर जाती मेडिकल स्टोर पर और एक शक्तिवर्धक
टेबलेट ले आती है। लाने के बाद शाम को जब ससुर की चाय बनाती है तो उसी में मिला देती है और मिलाने के बाद में अपने ससुर को दे देती है और वो उस चाय को पी लेता है। और पीने के बाद जब आधा घंटा बीतता है तो अब वो टेबलेट ससुर पर असर दिखाने लगती है, वो उत्तेजना से भरने लगता है और वो भी मन में सोचता है आखिरकार मुझे हो क्या रहा है। अब इधर जो कि कशिश थी वो तो इस इंतजार में थी कि कब मेरे ससुर उत्तेजना से भर जाए। अब उधर वो शाम को सरसों के तेल की शीशी लेकर ससुर के पैरों की मालिश करने जाती, जो कि बहुत ही ज्यादा उस दिन छोटे छोटे कपड़े पहने हुए थे, उसका उभरा हुआ सीना दूर से ही दिख रहा था। अब जैसे ही वो जाती है और बिस्तर पर अपने ससुर के पैरों की मालिश करने लग जाती, मालिश करते करते अब वो ससुर को छेड़ने लगती है, क्योंकि वो तो जानती थी कि आखिरकार मैंने आज ससुर के साथ में क्या किया है। अब जो गंगा सिंह होते वो तो उत्तेजना से पहले ही भरे हुए होते और इधर उसकी जवान खूबसूरत बहू उसे छेड़ रही होती है, तो उसकी गंगा सिंह की नज़र जो होती है उस बहू के सीने पे सीधे पड़ती जाके है। अब गंगा सिंह पहले से उत्तेजना से भरा हुआ होता है, अब गंगा सिंह बहू का हाथ पकड़ता है और उसके सीने पे हाथ फेरने लगता है, लेकिन उसकी बहू कुछ भी विरोध नहीं करती, क्योंकि वो तो पहले ही चाहती थी कि ये मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाए। उसको भी अकेलापन खा रहा था, दूसरी बात थी कि उसके अंदर लालच जगा हुआ था। अब धीरे धीरे ये एक दूसरे दोनों शरीर से एक दूसरे के खेलने लगते और खेलते खेलते वो भी समय आ जाता जब सारी उस घर में सीमाएं टूट जाती, मान मर्यादाएं सीमा पार हो जाती, वो दोनों आपस में शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। शारीरिक संबंध इस कदर बनाता है गंगा सिंह कि उस बहू के होश खराब कर देता है। लगभग 2-2.5 घंटे में कई बार वो शारीरिक संबंध बना लेता है। जो उसकी बहू होती कशिश, उसका भी मन की हसरतें पूरी हो जाती हैं, क्योंकि जब से उसका पति आनंद खत्म हुआ था तब से उसने किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया। वो भी खुश हो जाती है और जो गंगा सिंह होता है वो तो खुश हो ही जाता है और अगले दिन फिर से ये सब होने लगता है। यानी कि एक बार जब शारीरिक संबंध का सिलसिला चलता है तो अब ये हर रोज चलने लगता है। लेकिन अब होता ये था कि बहू को जो भी जरूरत पड़ती थी अपने ससुर से मुंह खोल के कह देती थी, वो हर जरूरत उसकी पूरी कर देता था। लेकिन फिर भी अब समस्या इस बात की थी कि ये सारी प्रॉपर्टी कैसे कशिश के नाम हो। कशिश चाहती थी ये सारी प्रॉपर्टी, सारा बिजनेस मेरे नाम हो जाए, लेकिन ये तभी हो सकता था जब ससुर इस दुनिया से चला जाए। तो वो धीरे धीरे इस तरह से 6 महीने बीत जाते हैं और वो समझ जाती है कि इस तरह सारी प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, तो वो एक साजिश फिर से रच देती है और उस दिन मार्केट से एक दवा लाती है और दवा उसकी चाय में फिर से मिला देती है शाम को, और मिलाने के बाद में अपने ससुर को पिला देती है। लगभग सुबह के 4 बज चुके होते हैं, जो कि उसका ससुर था गंगा सिंह वो खाट से उठता नहीं है, तो वो रोने लगती है, चीखने लगती, चिल्लाने लगती, जिससे पड़ोसी वगैरह सारे इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होने के बाद में पड़ोसी जब पूछते आखिर हुआ क्या, तो वो कहती है कि शाम को तो सही खाना पीना खा के सोए हुए थे, लगता है रात में इनको दिल का दौरा पड़ गया जिससे इनकी मृत्यु होगी। लेकिन पड़ोसियों को यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि गंगा सिंह थोड़ी ना थोड़ी देर पड़ोसियों के पास बैठता जरूर था। उन्हीं में से एक पड़ोसी पुलिस वालों को कॉल कर देता और कॉल करने के बाद में सारी कहानी बताता है कि शाम को ये ठीक थे और सुबह अचानक इनकी मृत्यु हो गई। अब पुलिस वाले गंगा सिंह का जो शव होता है वो पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और कहते हैं कि अब जो भी होगा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के आने के बाद ही होगा। समय बीतने लगता है और 2 दिन बीत जाते हैं। उधर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें स्पष्ट हो जाता है कि गंगा सिंह की मौत हार्ट अटैक से नहीं हुई है, बल्कि उनको जहर दिया गया था, जो कि अब उनके घर में कोई और रहता नहीं, सिर्फ कशिश ही रहती है। तो पुलिस वाले कशिश को अपने साथ थाने ले जाते हैं और थाने में ले जाने के बाद में उससे पूछताछ करते हैं। तो कशिश कहती नहीं, इनको हार्ट अटैक ही पड़ा है, मैंने जहर वगैरह कुछ दिया नहीं है। तो जो लेडीज कांस्टेबल होती हैं फिर वो अपने तरीके से कबुलाती हैं और जब डंडे बजाती हैं तो कशिश टूट जाती है और उसके बाद में सारा कुछ कबूल कर लेती है। वो फिर बताती है कि जब मेरा पति आनंद खत्म हो गया तो मेरे पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता तो ये था कि मैं किसी और के साथ शादी कर लेती और उसके साथ अपनी दुनिया बचा लेती, लेकिन फिर यहाँ का जो भी धन दौलत है ये सारी छूट जाती, और दूसरा रास्ता यही था कि यहाँ रहकर ये सारा प्रॉपर्टी अपने नाम करा लो। तो मैं अपने ससुर के साथ में अवैध संबंध भी चलाया और उसके बाद में फिर मैंने देख लिया कि इनके जीते जी ये प्रॉपर्टी मेरे नाम हो नहीं सकती, इसलिए मैंने इन्हें मारने की प्लानिंग बनाई और उसी के तहत मैंने जहर देके इनको मार दिया। सारा कुछ जब कशिश कबूल लेती है तो उसके बाद पुलिस उसे जेल में बंद कर देते हैं और फिर कोर्ट में पेश करते हैं और कोर्ट में पेश करने के बाद में कोर्ट उसको आजीवन कारावास की सजा सुना देता है। लेकिन दोस्तों सोचने वाली ये बात है
कि एक बहू इतना लालच में गिर जाएगी कि अपने ससुर के साथ ही शारीरिक संबंध भी बना लिया और यहाँ पर उसका मन नहीं भरा, आगे चल के उसकी हत्या करती। तो दोस्तों आज की कहानी से आपको जरूर कुछ ना कुछ जरूर सीख मिलेगी। लेकिन दोस्तों जो भी आपके विचार हो वो अपना कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें इस कहानी को लेकर के। और दोस्तों आप कहां से वीडियो देख रहे हैं प्लीज अपना शहर और अपना नाम जरूर लिख के कमेंट में भेजें, जिससे हम अगली वीडियो में आपका कमेंट शामिल कर सके। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नई वीडियो के साथ में, तब तक सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाते जाते दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक बेल आइकन आएगा उसे प्रेस करके ऑल पे कर दें, जिससे मेरी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और एक लाइक कर दें दोस्तों। अगर ये कहानी फेसबुक पर आप सुन रहे हो तो प्लीज मेरे पेज को फॉलो कर दें, इससे आपको और भी नई नई कहानी मिलती रहे। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।